हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका क्लियर आ रहे यूट्यूब चैनल में। माई सेल्फ नवीन गर्ग, वेलकम सी फॉर द लेक्चर नंबर C3P4। ओके, C3P4 में डिस्कस करने वाले क्या है, क्योंकि मानव के अंग चल रहे हैं फिलहाल, तो आज हम करेंगे मानव उत्सर्जन तंत्र। ठीक है, उत्सर्जन मतलब आपको पता चल रहा होगा नाम से कि कुछ को हमको बाहर फेंकना है। ठीक है, अब बाहर हम किसको फेंकते हैं? ठीक है, ये वाला सवाल उठता है हमारे मन में। मैंने आपको पहले इससे पहला जो पुराना जो लेक्चर लिया था उसमें श्वसन तंत्र बताया था, उसके बाद में ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पूरा बताया था, रक्त परिसंचरण तंत्र, और फिर मैंने खाने का पाचन बताया था। और मैंने आपको यही बता दिया उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा नहीं है। क्या मल त्याग जो होता है वो उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा नहीं माना जाता है। ठीक है, इसमें उत्सर्जन तंत्र में क्या आता है, बेसिकली यूरिन का जो त्याग होता है, यूरिन का जो त्याग होता है। अब उत्सर्जन तंत्र को सिर्फ आप इतना सा ना समझ लें यूरिन का त्याग, एक्चुअली हमारे शरीर से यूरिया का जो त्याग हो रहा है ना, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, उत्सर्जन तंत्र बोल देते हैं। देखो मैं आपको एक उदाहरण से बताऊंगा, इसको आपको समझने में मजा आएगा। जिससे मैं अभी क्या करते हैं, हम वापस से वही हमारी तो आदत पड़ गई है फर्जी एप्पल खाने की, तो मैं एक एप्पल लिया। ठीक है, ये मैं एप्पल खा रहा हूं। ठीक है, अब इस एप्पल में क्या क्या हो सकता है आपको पता है, ये कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स को क्या बोल देते हैं, फॉर्मूला देखिए, ये होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, ओके। इसके अलावा में एक क्या होता है, इसमें सेब में प्रोटीन्स होंगे, तो प्रोटीन में क्या आ जाता है, ये सब तो रहता है, ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन और आ जाता है। ठीक है, प्रोटीन्स में। इसके अलावा और क्या होता है हमारी बॉडी में, ये जो है ये सेब में विटामिन्स होते हैं, विटामिन्स में भी ये सारी चीजें होती हैं। मतलब हमको कार्बन का इलाज करना बहुत जरूरी हो जाता है। हमारी बॉडी में कार्बन घुस गया है, हमारी बॉडी में हाइड्रोजन घुस गया है, ऑक्सीजन घुस गया है और नाइट्रोजन घुस गया है, ये 3-4 चीजें घुस चुकी हैं। ठीक है, अब हाइड्रोजन ऑक्सीजन तो क्या है, आपस में मिलकर के और जल बना देती है, और जल पीते भी हैं हम और जल बनता भी है अंदर। तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से तो हमारा निपटारा हो गया, बच गई क्या, कार्बन बच गया और नाइट्रोजन बच गया। तो अब इनको हम कैसे बाहर निकालें? ठीक है, तो इनका निकलना बहुत जरूरी होता है। मैंने आपको एक चीज बताई थी पिछले सब लेक्चरों का मिला करके, P1 का, P2 का और P3 का बता रहा हूं, वापस से यहीं पे गौर करना है। क्या था, रक्त तो हमने कौन सी वीडियो से ले लिया, P2 से। रक्त मिल रहा था कहां से, हृदय जो क्या कर रहा है, हृदय का एक ही काम होता है बस, हमारी पूरी बॉडी के लिए रक्त को भेजना। ठीक है, ये हृदय का काम होता है। गौर से सुनना मेरी बातों को, हृदय का काम क्या होता है, पूरी बॉडी में जोरदार प्रेशर के साथ रक्त को भेज देना, वापस से रक्त को बुलाना उस, और ये साथ में से क्या मिलती है, ऑक्सीजन। ये वाला काम किसका होता है, फेफड़े का काम होता है। प्लस साथ में क्या जा रहा होता है, ग्लूकोज। ठीक है, ये मेरी हाथ की कोशिका पे यहां पहुंच चुके हैं तीनों चीजें। कैसे पहुंचेंगी, ऑक्सीजन तो ये किस में आएगी, रक्त में मिलकर के आएगी फेफड़ों से, और ये फिर हृदय से होते हुए दोनों चीजें आई चलेंगी। साथ में क्या मिल जाएगा, ग्लूकोज मिल जाएगा, और ये मिलकर के क्या बना देंगे, ऊर्जा, जिससे मैं दौड़ूंगा, प्लस बनाएगी CO2। मैंने आपको ये तो मैंने पिछली क्लास में बताया था है ना, कि भाई CO2 बनेगा, इसके साथ में क्या बनेगा, मल और बनेगा। ठीक है, पॉटी जिसको बोल रहे थे, ये मैंने आपको बता दिया था। मैंने आपको जानबूझ के एक चीज नहीं बताई थी इसमें, कि साथ में क्या बन सकता है, एक तो बन सकता है NH3 या फिर यूरिया या फिर यूरिक अम्ल, एक ये चीज और बनती है। ठीक है, ये और बनती है। अब जो है CO2 का इंतजाम मैंने बता दिया था, फेफड़ों से हो जाएगा। ऊर्जा चलो हमारी काम करने में खत्म हो गई, मल हमने निकाल दिया। इसको कैसे निकालें, NH3 को, यूरिया को और यूरिक अम्ल को? तो पहली बात तो ये देखिए, हमारे शरीर में इन तीनों में से कौन सी चीज पाई जाती है, तो देखो हमारे शरीर में इन तीनों में से पाया जाता है यूरिया। और NH3 किसके शरीर में पाया जाता है, जब भी भोजन बनता है, पूरी क्रिया होती है, तो NH3 पाया जाता है मछली। जो लोग ज्यादातर पानी में रहते हैं ना, तो वो लोग क्या करते हैं, अमोनिया बना देते हैं। हम लोग क्या है, मध्यम कैटेगरी के, ना ज्यादा पानी पीते हैं ना कम पीते हैं, तो हम लोग यूरिया बनाते हैं। और जो बिल्कुल ही कम पानी पीते हैं, जैसे कि पक्षी, चूहे, वो क्या करते हैं, यूरिक अम्ल का निर्माण करते हैं। तो इन तीनों का उत्सर्जन होना अत्यधिक जरूरी है। मतलब यदि इन तीनों का यदि उत्सर्जन नहीं हुआ ना, तो हमारा रक्त जो होगा ना, वो कभी क्लीन नहीं होगा। ये हमारे रक्त के साथ में, जैसे ही मैंने ये ऊर्जा दे दी, हमारे बॉडी में रक्त चल रहा था, मेरे हाथ पे रक्त आया, इसलिए ग्लूकोज को जला करके ऊर्जा बना दी, ऑक्सीजन को CO2 में बदल दिया। अब ये रक्त क्या कर रहा है,
ऑक्सीजन को, ये जो CO2 जो बनी है इसको हृदय पे लेके जाएगा और फेफड़ों से ये ऑक्सीजन, ये CO2 निकल जाएगी, नई ऑक्सीजन आ जाएगी। ये वाला काम हो जाता है। ये भी हो गया, ये भी खत्म हो गई, ये भी हो गया, आहार नली से ये जो है NS के द्वारा बाहर निकल गया। ये वाला जो अटक गया, अब ये भी तो जाएगा ना साथ में, NH3 वाला। तो इस NH3 वाले हिस्से को, या फिर यूरिया, यदि मैं मेरी बॉडी में बात करूं तो यूरिया जाएगा। अब इस यूरिया को मुझे जाने नहीं देना है, कहां तक, हृदय तक नहीं जाने देना है इसको मुझे पहले से पहले क्लीन करना पड़ेगा मेरे इस रक्त को। वो रक्त कौन करता है, वृक्क, किडनी जिसको बोलते हैं। आपने भाभी जी घर पे देखा है, उसमें हर डायलॉग पे एक ही आता है, जो है तुम्हारे गुर्दे को निकाल देंगे। तो गुर्दा बेसिकली क्या होता है हमारा, किडनी को बोलते हैं। हमारे शरीर में 2 किडनी पाई जाती है। अंधाधुंध पिक्चर यदि आपने देखी हो ना, तो उसमें आप देखना आयुष्मान खुराना का जो है वो पीछे की साइड से इस जगह से किडनी को जो है निकाला जाता है, ठीक है, इधर की साइड से निकालने की कोशिश की जाती है। तो किडनी जो होती है ना, वो हमेशा पीठ की साइड से ओपन रहती है, ठीक है। तो किडनी कितनी होती है हमारी बॉडी में, 2 पाई जाती है। किडनी का काम क्या होता है, तो आप ये गौर से सुन लीजिएगा। रक्त की शुद्धि जो कर रहा है ना हमारे शरीर में, वो कर रहा है किडनी। रक्त को हमारे पूरे शरीर में जो भेज रहा है वो कर रहा है हृदय। और ऑक्सीजन और CO2 का जो काम तमाम कर रहा है वो कौन कर रहा है, फेफड़े। सबके काम आपके साथ क्लियर हो रहे होंगे, ठीक है। तो मैंने ये जो एप्पल खाया था, इससे मेरे शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स बने, तो ये जो प्रोटीन से, तो इससे क्या हुआ, यहां से ये जो है नाइट्रोजन, ये वाला यूरिया में क्या नाइट्रोजन होता है, आपको पता ही है यूरिया में ना। तो ये जो है इसको बाहर निकालना अत्यधिक आवश्यक था। साथ में क्या रहता है, पोटेशियम भी होता ही है कुछ फलों में या फिर किसी खाने में, पोटेशियम को भी बाहर निकाल होता है। तो आपको पता ही है यूरिया में नाइट्रोजन भी होता है और फास्फोरस भी होता है और पोटेशियम भी होता है। P4 फास्फोरस, सॉरी, है ना, फास्फोरस। और पोटेशियम भी रहता है, जिसको क्या बोल देते हैं, के बोल देते हैं पोटेशियम को। तो इन सबको बाहर निकालो। तो यूरिया में तीनों चीजें प्रेजेंट रहती हैं, आपको पता ही है। इसीलिए आपने ये भी सुना होगा कि खेतों में यदि मल को डाल देते हैं, यदि हमारा जो उत्सर्जन का तंत्र को जो मामला है उसको यदि डाल देते हैं, तो क्या होता है, उससे अच्छी खेती होती। क्यों हो रही है, क्योंकि सब तो NPK प्रेजेंट है इसमें, यूरिया में भी तो होता है NPK, है ना। तो हमें इस यूरिया को निकालना, आप इसको भूल जाना, NH3 को, यूरिक अम्ल को भूल जाना, इससे हमको कोई मतलब नहीं, हमको यूरिया को बाहर निकालना है। तो अब सुनो मेरी बात, आपने कभी कभी ये सुना होगा ना कि भाई जो है इस व्यक्ति की हर 3 दिन में डायलिसिस होती है। वो डायलिसिस का मतलब क्या होता है, डेली सुनते हो डायलिसिस डायलिसिस डायलिसिस। अरे भाई, वो हॉस्पिटल में हर 3 दिन में जो जा रहा है ना, वो अपने रक्त की शुद्धि करवाने जा रहा है। क्यों, क्योंकि उसकी ये किडनी खराब हो गई है। ये किडनी, ये सोच रहे हो किडनी कितना इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है शरीर का। इसीलिए भगवान ने 2 दिए कि यदि एक खराब हो जाए तो दूसरी से काम चला लो। क्यों, क्योंकि रक्त की शुद्धि नहीं होगी। और अमोनिया, ये यूरिया वाला रक्त कहां पहुंच गया, हृदय पे, और हृदय तुरंत काम करना बंद कर देगा आपका। इसीलिए किडनी का प्रॉपर काम करना बहुत जरूरी होता है। किडनी जो है हमारे शरीर में 2 होती है, पीछे की साइड रहती है। ये जो है किसमें, ये कौन सा, इनका कलर क्या होता है, ये भूरे रंग की होती है, ठीक है, ब्राउन। इसीलिए मैंने 20 सिंबल लिख दिया, ब्राउन कलर की होती है। हर किडनी का जो वेट होता है वो लगभग 125-150 ग्राम के बीच में होता है, 115 से 170 ग्राम के बीच में। इसकी जो आकृति होती है वो सेम के समान होती है, ठीक है, इसकी आकृति सेम के समान में होती है, ठीक है, कोई भी दिक्कत हो यहां तक। अब क्या हो रहा है कि जो खराब जो ब्लड है, कौन सा वाला, जिस ब्लड में हमारे में क्या मिला हुआ है, यूरिया। ये यूरिया जो मिला हुआ है, ये पूरा ब्लड जो है, सबसे पहले खराब ब्लड जो है यहां पे काम किया, यहां पे इसने ये खराब हो गया ब्लड। अब ये सीधा कहां पहुंचे, किडनी पे पहुंचेगा। किडनी पे जब ये यूरिया निकल जाएगा, उसके बाद में ये ब्लड कहां जाएगा, फिर जाएगा हृदय पे, ठीक है, ऐसे करके होता है। तो अब ये कैसे निकलेगा, ये यूरिया हमको निकाल के फेंकना है बाहर। तो मैंने ये किडनी बनाई, किडनी से इसमें ये क्या है, ये होते हैं इसमें नेफ्रॉन। ये नेफ्रॉन बहुत इंपॉर्टेंट है, यही सबसे बड़ी संरचना है। यदि किडनी खराब हुई मतलब नेफ्रॉन खराब हो गए अंदर के। हर किडनी में लाखों नेफ्रॉन पाए जाते हैं, बहुत छोटे छोटे। और नेफ्रॉन की भी एक संरचना होती है, मैंने इतना छोटा दिखाया है ना, एक्चुअली ये इतना बड़ा होता है। ये पूरा नेफ्रॉन नहीं है जो नीचे दिख रहा है आपको, ये इसकी पूरी संरचना होती है। तो ये नेफ्रॉन क्या कर रहा होता है, नेफ्रॉन किडनी की आधारभूत इकाई कही जाती है। आधारभूत मतलब फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल जो इकाई जो होती है, संरचनात्मक इकाई, वो कहा जाती है। क्रियात्मक इकाई, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट यदि हम किसको कहते हैं तो वो नेफ्रॉन को कहते हैं, किडनी के को, ठीक है। यही सब कुछ करता है। किडनी तो बस एक नाम है, किडनी तो बस बाहर के हिस्से को बोल दे रहे हैं, ठीक है। ये नेफ्रॉन सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। ये क्या है, याद रख रहे हैं शब्द को, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, मतलब आधारभूत एवं क्रियात्मक इकाई है ना। इससे क्या होगा, ये जो, अब मैं नेफ्रॉन को यहां से समझाता हूं आपको। एक्चुअली जो क्लीनिंग होती है ना, वो 3 कामों में हो रही होती है। जैसे ही खराब खून हमारे शरीर में घुस रहा है,
जैसे ही खराब खून हमारे शरीर में घुसता है उसका नेफ्रॉन में वो पहुंचता है, ठीक है। किडनी में घुसा, किडनी में नेफ्रॉन में घुसेगा, वो नेफ्रॉन में जब घुसता है तो नेफ्रॉन में होता है बोमेन संपुट नाम की एक संरचना। इसकी बात कर रहा हूं मैं इस छोटे से की, ठीक है। ये ऐसे समझ लो आप लोग, इसके अंदर की संरचना है ये, ठीक है। ये मैंने थोड़ा ज्यादा कर दिया, इसको आप यहां तक रखिएगा, ठीक है, यहां तक। इतनी बड़ी जो संरचना है ये पूरा नेफ्रॉन ही है। इसमें क्या वो बोमेन संपुट में आया, ये नेफ्रॉन के अंदर बोमेन संपुट होते हैं काफी, और उस बोमेन संपुट में क्या होता है, ये रक्त जो है जिसमें यूरिया मिला हुआ है अंदर घुसता है। यहां अंदर घुसने के बाद में इसका क्या होता है, फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है। मतलब गजब का फिल्ट्रेशन को बोल देते हैं, गजब का फिल्टर होने को बोल देते हैं। अल्ट्रा फिल्टर हुआ है भाई, मजा आ गया। इसको हिंदी में क्या बोल देते हैं, फिल्टर को निस्पंदन बोलते हैं, ठीक है। यहां पे इसकी क्लीनिंग होती है। इससे क्या होता है, यूरिया जो है वो रक्त से अलग हो जाता है और जो रक्त जो होता है वो क्लीन हो जाता है, ठीक है। तो रक्त यहीं से जैसे अंदर घुसा किडनी में, किडनी से फिर नेफ्रॉन में, नेफ्रॉन का ये स्ट्रक्चर है, यहां पे रक्त घुसा, रक्त क्या हुआ, यहां पे यूरिया अटका रह गया इसमें, और यहां से रक्त वापस से निकल के चला गया, साफ रक्त, ठीक है। लेकिन जब ये यूरिया अटका है, साथ के साथ में क्या होता है, कुछ कार्बन, सॉरी ये प्रोटीन हम कह सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन भी साथ में जो है यूरिया के अटक जाते हैं। यहां पे रक्त तो चला गया साफ होकर के, लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन भी थोड़े अटके रह जाते हैं। लेकिन हमको उन्हें वेस्ट नहीं जाने देना, थोड़ा बहुत तो लेते हैं इंडिया जैसे देश में, अब वो इसमें वेस्ट होकर चला जाए। तो इसमें क्या होता है, अगला प्रोसेस होता है पुनः अवशोषण का। पहली बार फिल्टर हो गया, अब पुनः अवशोषण कैसे होगा, ये जो चीज जो है, ये जो पूरा पूरा माल है, क्या क्या, यूरिया प्लस तुम्हारा प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स, वो पहुंचते हैं इस नली में। इसको बोल देते हैं ब्रक्काणु नलिका। नेफ्रॉन को हिंदी में क्या बोल देते हैं, ब्रक्काणु, ठीक है। नेफ्रॉन जो है उसको इंग्लिश से है वो, और उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, ब्रक्काणु। तो इसको क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन नलिका। इस नेफ्रॉन नलिका में ऐसे करके बनी रहती है ये, इसमें करके वो जो है यूरिया और प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स बिल्कुल पूर्ण रूप से अलग हो जाते हैं, और प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट्स को और जो है यहां से जो है बाहर ले लिया जाता है, ठीक है। यहां से ये बाहर निकल जाते हैं, फिर कैसे भी करके सिस्टम होता है अंदर का, उससे बाहर निकल जाते हैं, पुनः अवशोषण। और फिर इसके बाद में स्त्रवण जो होता है, उसमें क्या होता है कि मूत्र, ये वृक्क नलिका से यहां वृक्क नलिका लगी रहती है, इस नलिका से, और ये मूत्र वाहिनी है, ठीक है। ये क्या है, मूत्र वाहिनी। ये पूरी जो दो मूत्र वाहिनी होती है हमारे शरीर में, एक नहीं होती टॉयलेट की नली, दो टॉयलेट की नली होती है, ठीक है। तो मूत्र वाहिनी से नल के ये पूरा पूरा कहां जाता है, मूत्राशय में जाता है, ठीक है। यूरिनर ब्लेडर में जाता है, ठीक है, मूत्राशय में। मूत्राशय में क्या हो गया, मस्त जो है टॉयलेट पहुंच रहा है। ये मूत्राशय कहां होता है, एक्चुअली जो एब्डोमेन जिसको हम बोलते हैं ना, ये एब्डोमेन वाला हिस्सा जो होता है ना, इसके नीचे की तरफ में हिस्सा जो है उसमें मूत्राशय होता है। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा किसी को टॉयलेट आ रही होती है तेज, तो वो मूत्राशय को ऐसे करके एब्डोमेन पे हाथ रखता है, तो वो नहीं रखना चाहिए। उसका कारण बताऊंगा क्यों नहीं रखना चाहिए। तो ये जब मूत्राशय में पहुंच गया तो मूत्राशय बड़ा होता रहता, फिलिंग चलती रहती, टंकी की तरह फिलिंग चलती रहती है। लेकिन जब अति हो जाती है कि नहीं अब तो हो गया, तो क्या होता है, मूत्राशय संकेत भेजता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, जैसे मलाशय भेज जाता है ऐसे मूत्राशय भेजता है, और वो बोलता है भाई अब क्या करें। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बोलता है मूत्राशय अब आपका काम शुरू हो गया है, आप जल्दी से जल्दी संकुचित हो जाइए। संकुचित का मतलब दबाई, आप दबो, जितना ज्यादा हो सके उतना दबो। जब ये मूत्राशय दबता है तो ये जो हिस्सा होता है जहां से टॉयलेट बाहर निकल रहा होता है, ये जो नली होती है, ये नली जो होती है वो एकदम रिलैक्स्ड हो जाती है, ये खुल जाती है। ये जो जहां से बंद हो रही थी ना ये नली, तो ये जो है ये खुल जाती है। तो ये खुलने के बाद में यहां से लगा जो टॉयलेट जो है वो बाहर आता है। इसीलिए आपने देखा होगा टॉयलेट करते वक्त, आपने मूवीज में देखा होगा लोग कितना रिलैक्स फील कर रहे होते हैं। तो वो रिलैक्स फील करने के कारण एक ही होता है कि ये वाला जो हिस्सा है ना जो अभी तक बंद था, इसकी ये वाली नली जो है वो खुल जाती है, और ये वाला हिस्सा जो है ये कॉन्ट्रैक्ट होने लगता है, मतलब संकुचित होने लगता है, सिकुड़ने लगता है, ठीक है। और फिर ये इस पे प्रेशर लगता है तो ये खुल जाता है, ठीक है। अब बात आती है कि भाई ये इसको हमें क्यों नहीं दबाना चाहिए एब्डोमेन को, क्योंकि यदि आप इसको दबाओगे ना तो ये संकुचित होगा, ये संकुचित होगा तो ये वाला हिस्सा खुलेगा, और यदि ये वाला हिस्सा यदि खुलेगा ना तो आप यदि कभी कभी जब टॉयलेट रोकने की कोशिश कर रहे हो बल्कि उसको एक्चुअली में बढ़ा रहे हो आप ऐसा करके, तो कभी भी ना करें ये वाला काम, ठीक है। एक तो ये हो गया। दूसरी बात आपने सुना हो कभी कभी आप जो जैसे कि आपने सुना होगा लोग बोलते हैं कि
इसको जो है मूत्रलता की बीमारी है। क्या है? मूत्रलता की बीमारी है। तो एक्चुअली ये जो मूत्रलता की बीमारी है ना, ये 2-3 कारणों से हो सकती है। एक तो हो सकता है कि ये जो मूत्राशय होता है ना, वो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को बार बार सिग्नल दे रहा हो और मूत्राशय जो है बार बार संकुचित हो रहा हो और ये नली जो है बार बार खुल रही हो। एक तो ऐसा हो सकता है। और या फिर एक ऐसा हो सकता है कि डायरेक्ट जो है हमारे जहां से ये मूत्र जो निकल रहा होता है, वो वाला जो हिस्सा है वो खुद ही खुल जा रहा हो, थोड़ा भी प्रेशर लगने पे वो खुल जा रहा है। ठीक है, तो ये कुल मिला के जो ये मेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं, ये न्यूरो प्रॉब्लम्स होती हैं, इन्हीं कारण बेसिकली होता है। तो ये था हमारा क्या, मानव उत्सर्जन तंत्र। मैंने आपको तो किस तरीके से बताया, पहले मैंने सांस लेना सिखाया आपको, उसके बाद में मैंने आपको रक्त का सिस्टम बताया, फिर मैंने आपको बताया खाने का सिस्टम, और फिर मैंने आपको बताया उत्सर्जन निकालने का सिस्टम। आपको यहां तक यदि कोई भी दिक्कत आई है तो बताइए। तो आप ये सीख गए होंगे ना, यूरिया से यूरिन का निर्माण, यूरिन मतलब मूत्र का निर्माण कैसे होता है। तो पूरा पूरा सिस्टम मैंने आपको बताया है कि यूरिया कैसे कैसे जाकर के 3 हिस्सों में जा रहा होता है। ये 3 प्रक्रिया होती है, निस्पंदन, पुनः अवशोषण और स्त्रवण। जिसको निस्पंदन को बोल देते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, पुनः अवशोषण को बोल देते हैं रीअब्जॉर्प्शन, और स्त्रवण को बोल देते हैं टेब्यूलर सेक्रेशन। सेक्रेशन मतलब सेग्रीगेट होना। ठीक है, ये हमारा क्या था, मूत्र निर्माण की प्रक्रिया मैंने आपको बता दी, नेफ्रॉन बता दिए, वृक्क के कार्य। अब वृक्क के कार्य क्या हुए, वृक्क का सबसे इंपॉर्टेंट और पहला कार्य क्या हुआ कि ये जो है रक्त की शुद्धि करता है, सबसे इंपॉर्टेंट कार्य। ठीक है, फिर दूसरा कार्य, ये हमारी बॉडी में जो तरल अपशिष्ट होते हैं ना, उनको बाहर निकाल रहा होता है। जैसे कि आपने सेब खाया ना, मैंने बताया ना सेब, तो सेब में से आपने क्या किया, वो कार्बोहाइड्रेट्स हुए, प्रोटीन्स हुए, साथ में जल भी तो होता है। तो जल को कौन बाहर निकालेगा, थोड़ा बहुत जल ही तो हम काम में लेते हैं, फिर जल को बाहर निकालना होगा ना, तो ये जल भी तो बाहर निकलना चाहिए। तो ये जल को भी क्या करता है, बाहर निकालता है, मतलब तरल अपशिष्ट को बाहर निकालता है। तीसरा काम इसका बहुत इंपॉर्टेंट जो काम है वो है, ये हमारे जो शरीर में जो रस जो होते हैं ना, जो डेवलप हो रहे होते हैं, कोई भी हार्मोन्स वगैरह जो है जितने भी, उन सब पे भी नियंत्रण करता है। ठीक है, क्योंकि आपने सुना ही होगा जो रक्त जो होता है वो भी हमारे शरीर में हार्मोन्स पे या फिर रसों पे नियंत्रण करता है, तो ऑब्वियसली वृक्क का भी ये काम हो जाता है। ये थी हमारी आज की क्लास C13P4। आई थिंक आई वॉज एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड कि भाई क्या कैसे कैसे पूरा पूरा काम कर रहा होता है हमारा उत्सर्जन तंत्र को हम कैसे कैसे करेंगे। इसमें इंग्लिश का यदि कोई शब्द हो तो आप लोग देख लीजिएगा। ये वाले डायग्राम्स तो बायोलॉजी के बहुत अवेलेबल हैं हमारे इंटरनेट पे, तो आप लोगों को इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। काम की बात, लाइव क्लास रेगुलर हो रही है, सिर्फ संडे के दिन लाइव क्लास नहीं हुआ करेगी, अदरवाइज डेली हुआ करेगी। संडे के दिन ही बस छुट्टी रहती है। जल्दी से जल्दी सिलेबस को खत्म कर लो, बता रहा हूँ, स्टिल 70 days आर इन योर हैंड, यू कैन चेंज योर डेस्टिनी एट ऑल। कोई भी इसमें डाउट नहीं है। 70 दिन मतलब बहुत होते हैं। 70 दिन का मतलब समझ रहे हो आप सिलेबस को 7 बार रिवाइज कर सकते हो, 6 से 7 बार। तो आप लोगों को कुछ करना ही नहीं है, बहुत ही आसान आसान चीज़ें उनको पढ़ते जाना है और ठीक से करते जाइए। आपकी साइंस एंड टेक बहुत अच्छे तरीके से चल रही है एंड आई होप नाउ इट इज अबाउट टू एंड। ठीक है, बिल्कुल फिनिश होने के कगार पे। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइव क्लास में आइए। ठीक है, और वीडियो पे कमेंट्स और लाइक तो आप जरूर करो। लाइक यदि आपको वास्तव में वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर करना। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही करते हैं, बाकी फिर करेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम, मानव जनन तंत्र, या फिर नर जनन तंत्र को अलग पढ़ेंगे और मादा जनन तंत्र को अलग पढ़ेंगे। जो लोगों का एक्चुअली सबसे ज़्यादा दिलचस्प चैप्टर होता है, उसमें हम सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश वर्ड्स काम में लेंगे, हिंदी वर्ड्स कोई भी काम में नहीं लिया जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।